नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल RPN 1 स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, PTT BSTC 2023 के लिए आपकी शिक्षण अभिरुचि की अद्भुत प्रश्नोत्तरी हमारे चैनल पर रोज चल रही है, जिसका फ़ायदा आपको ज़रूर उठाना है और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करके उन्हें भी इस कक्षा के बारे में बताना है, जिससे आपको और आपके दोस्तों को साथ में एक बहुत ही अच्छी कॉलेज मिल सके। दोस्तों, अपन इस कक्षा में बात करने वाले हैं कुछ ऐसे प्रश्नों के बारे में जो कि हर साल पूछे जाते हैं और बार बार रिपीट होते रहते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का सेशन पहले प्रश्न के साथ। उससे पहले आप वीडियो को जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। और आपको आपकी स्क्रीन पर पहला प्रश्न दिख रहा होगा, शिक्षक के किस गुण को छात्र सबसे अधिक पसंद करते हैं। ठीक है, जल्दी से कमेंट करके बताना है। आपको ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। ठीक है, जल्दी से बताना है आपको। इससे पहले भी अपन ने कुछ क्लासेस शिक्षण अभिरुचि की ले ली है, चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है। जिन्होंने वो क्लासें नहीं देखी है, आप उन क्लासों को जरूर देखिएगा, क्योंकि शिक्षण अभिरुचि के जो प्रश्न होते हैं वो बार बार नए नहीं बनते हैं। वही प्रश्न बार बार क्या होते रहते हैं, रिपीट होते रहते हैं। ये वही प्रश्न है जो पिछले कुछ सालों में पूछे गए हैं। जल्दी से कमेंट करके बताइए। ऑप्शन ए है उसकी निष्पक्षता, ऑप्शन बी है उसका रोब, ऑप्शन सी है उसकी समय की पाबंदी और ऑप्शन डी है उसकी अनुशासन प्रियता। देखिए, प्रश्न को ध्यान से पढ़िए और उत्तर दीजिए। शिक्षक के किस गुण को छात्र सबसे अधिक पसंद करते हैं। देखो, छात्र पसंद किस गुण को करते हैं, छात्रों के हिसाब से सोच के बताना है आपको शिक्षक में कौन सा गुण पसंद है। जी दोस्तों, जल्दी से उत्तर दीजिए, कमेंट करिए। तो दोस्तों, इसका उत्तर अपन देखते हैं कि उसकी निष्पक्षता। ठीक है, एक टीचर जो होता है, एक अच्छा शिक्षक जो होता है, उसमें एक गुण होना चाहिए, वो है निष्पक्षता। उसे किसी के साथ भी भेदभाव नहीं करना चाहिए और यही गुण बालकों में शिक्षक के प्रति सबसे ज़्यादा प्रभावकारी होता है। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, अध्यापक के रूप में आप छात्रों की निजी समस्याएं। आप एक अध्यापक है, मान लीजिए आप क्या है, एक अध्यापक है, और आप अपने छात्रों की जो निजी समस्या हैं उनके बारे में आपका क्या विचार है। ऑप्शन ए है आपका कदापि नहीं सुनेंगे। ठीक है, आप छात्रों की बिल्कुल भी समस्या नहीं सुनेंगे। ऑप्शन बी है सदैव सुनेंगे। ऑप्शन सी है सुनकर प्रधानाध्यापक को बता देंगे और ऑप्शन डी है तभी सुनेंगे जब कोई विशेष हो या फिर विशेष विषय पर कोई टॉपिक हो, उसी पर आप अपने बालकों की समस्याएं सुनेंगे। जल्दी से बताना है आपको। ऑप्शन ए आप बिल्कुल नहीं सुनेंगे, ऑप्शन बी सदैव सुनेंगे, ऑप्शन सी सुनकर प्रधानाध्यापक को बता देंगे, या ऑप्शन डी तभी सुनेंगे जब कोई विशेष हो। दोस्तों, आपको पता होगा तो शिक्षण अभिरुचि में जो 4 ऑप्शन आते हैं उनमें 3 ऑप्शन सही होते हैं। ठीक है, जो सबसे ज़्यादा सही होता है उसके 3 नंबर आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। मतलब यदि आपने सबसे सही प्रश्न किया है तो 3 नंबर का आपको बेनिफिट मिलेगा। यदि आपने दूसरे नंबर का अच्छा प्रश्न किया है तो आपको उसमें कितने नंबर मिलेंगे, 2। और यदि आपने सबसे कम सही उत्तर दिया है तो उसके लिए आपको नंबर मिलेगा 1। और जो बिल्कुल ही गलत उत्तर देगा उसको दोस्तों नंबर कितना मिलेगा, 0। तो आपको बताना है इन चारों ऑप्शन में सबसे सही उत्तर कौन सा है, सबसे सही विकल्प कौन सा है। तो दोस्तों, जल्दी से कमेंट करिए। जी दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा सदैव सुनेंगे। आप एक शिक्षक हैं और आपका एक कर्तव्य बनेगा कि आप अपने बालकों की समस्याओं को रोज सुनेंगे। उन्हें क्या समस्या आ रही है, क्या पढ़ने में समस्या आ रही है, ठीक है, उनके बारे में आपको सुनना जरूर चाहिए। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, अध्यापक बनने के बाद आपके विचार अनुसार हर अध्यापक के घर पर किस वस्तु का होना जरूरी है। आपको बताना है यदि आप अध्यापक बन जाते हैं तो आपके घर में क्या चीज़, क्या वस्तु होनी अनिवार्य है या जरूरी है। ऑप्शन ए है आपका पुस्तकालय, ऑप्शन बी है सजा हुआ ड्राइंग रूम, ऑप्शन सी है टेलीविज़न, ऑप्शन डी है ये सभी। अब बताइए, एक टीचर बनना है आपको और क्या क्या आपके घर में होना अनिवार्य है, पुस्तकालय, सजा हुआ ड्राइंग रूम, टेलीविज़न या फिर ये सभी। जल्दी से बताना है आपको कमेंट करके। जी दोस्तों, एक अध्यापक के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है वो सभी जानते हैं, क्या है दोस्तों, पुस्तकालय है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये तो बहुत ही सरल प्रश्न था दोस्तों।
शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? आपको बताना है एक शिक्षक की भांति आप क्या सोचते हैं कि शिक्षा का स्तर यदि ऊंचा उठाना है तो निम्नलिखित में से आपको क्या अनिवार्य है, क्या आवश्यक है? ऑप्शन ए है आपका पाठ्य पुस्तकों का सतत मूल्यांकन। ऑप्शन बी है दोस्तों पाठ्यक्रम में संशोधन। ऑप्शन सी है छात्रों का सतत मूल्यांकन और ऑप्शन डी है अध्यापकों का उच्च वेतन। दोस्तों चार आपके बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु दिए हुए हैं, आपको इसका सही उत्तर छांट के बताना है कि ऑप्शन ए बी सी डी का कौन सा उत्तर इसका सही होने वाला है। आपको क्या करना है, शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाना है, ठीक है। इसमें सबसे सही उत्तर कौन सा होना है ये आपको बताना है। एक शिक्षक होने की बात आपको सोचना है कि यदि शिक्षा का स्तर ऊंचा उठाना है तो आपको इनमें से चार बिंदु दिए हुए हैं, आप किसका चूज करेंगे? दोस्तों जल्दी से कमेंट करके बताइए। जी दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा वो है छात्रों का सतत मूल्यांकन, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है अध्यापक का कार्य छात्रों में पढ़ाई के प्रति कैसा रहता है, ये आपको बताना है। क्या करना होता है, अध्यापक जो होता है उसका कार्य छात्रों के लिए क्या होता है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है आपका विश्वास पैदा करना, दूसरा ऑप्शन है लगाव पैदा करना, तीसरा ऑप्शन है आस्था पैदा करना और चौथा ऑप्शन है आपका अनुराग पैदा करना। जल्दी से बताना है आपको। विश्वास, लगाव, आस्था, अनुराग एक अध्यापक छात्रों में किस भाव को पैदा करता है ये आपको बताना है। जी दोस्तों आपका जो सही उत्तर रहने वाला है इस ऑप्शन का वो है अनुराग पैदा करना, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आप जल्दी से वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, जिससे आप दोनों जो दोस्त हो, जो सभी दोस्त हो, जो भी आप पीटीटी बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हैं उनको सभी को एक साथ एक बहुत ही अच्छी मनचाही कॉलेज मिल सके। दोस्तों क्वेश्चन अगला है आपका कक्षा शिक्षण में दृश्य सामग्री का प्रयोग करने में आप किस बात का ध्यान रखेंगे? आप देख सकते हैं सहायक सामग्री का प्रश्न आया है। सहायक सामग्री में आपसे पूछा गया है कि दृश्य सामग्री का प्रयोग करना है। आप एक शिक्षक हैं और बालकों को आपको पढ़ाना है, तो कुछ जो सामग्री जो आप शिक्षण कार्य में यूज लेते हैं उसको अपन क्या कहते हैं, सहायक सामग्री, शिक्षण सहायक सामग्री, ठीक है। तो उसमें आपको बताना है दृश्य सामग्री का प्रयोग करते समय आप किन बातों का ध्यान रखेंगे। ऑप्शन ए है उसे नाटकीय ढंग से प्रस्तुत करेंगे। ऑप्शन बी है आपका उसके बारे में बच्चों को पहले पता नहीं हो, ठीक है। आप ऐसा दृश्य सामग्री प्रस्तुत करने वाले हैं जिसको पहले बच्चों को नहीं बिल्कुल बताया मतलब बच्चों को बिल्कुल पता नहीं हो और ऐसी दृश्य सामग्री आप उनको बता रहे हो। ऑप्शन सी है आपका वह बच्चों को अज्ञात से ज्ञात की ओर ले जाए और ऑप्शन डी है दोस्तों वह पाठ्य पुस्तक के अनुरूप हो, ठीक है। आपको बताना है दृश्य सामग्री का प्रयोग करना है आपको कक्षा में, कोई एक आपको प्रैक्टिकल करना है मान लीजिए, और शिक्षण सामग्री का प्रयोग करना है, दृश्य सामग्री होनी चाहिए। तो आप उस दृश्य सामग्री का चयन करते समय आप किन बातों का ध्यान रखोगे, जल्दी से आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। उसे नाटकीय ढंग से प्रस्तुत करेंगे या फिर एक ऐसी वस्तु प्रस्तुत करेंगे जिसका बालकों को बिल्कुल भी पता नहीं है, बालकों को अज्ञात से ज्ञात की ओर ले जाना है, या फिर ऑप्शन डी है वह जो वस्तु है के अनुरूप होना चाहिए, मतलब पाठ्यक्रम के अनुरूप हो, ऐसी सामग्री लेके जाएंगे। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर रहने वाला है एक ऐसी वस्तु प्रस्तुत करेंगे जो किसके अनुरूप हो, पाठ्य वस्तु के अनुरूप हो, क्योंकि बालकों की जो शिक्षण है वो किसके अनुरूप करवानी होती है, अपन को पाठ्यक्रम के अनुरूप करानी होती है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों छात्रों का विश्वास प्राप्त करने हेतु शिक्षक को उनके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, इसका आपको बताना है। छात्रों का विश्वास प्राप्त करना है, आप एक शिक्षक हैं तो आपको उनके सामने कैसा व्यवहार करना चाहिए, माता जैसा व्यवहार, मित्र जैसा व्यवहार, गुरु जैसा व्यवहार या फिर पिता जैसा व्यवहार। आप एक अच्छे शिक्षक बनेंगे तभी जब आप किसकी तरीके से व्यवहार करेंगे दोस्तों, माता के जैसा कि पिता के जैसा, चाहे मित्र जैसा या गुरु जैसा। जल्दी से कमेंट करके बताना है दोस्तों। आप शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे हैं, उसका पहला स्टेप चढ़ रहे हैं, तो आपको आपका जो सोच है, आपकी जो विचार है उसको विकसित करना होगा और ऐसे प्रश्नों को सोचकर आपको अपनी जो सोच है उसको बढ़ाना होगा। चलते हैं इसके उत्तर की तरफ। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा मित्र जैसा व्यवहार करना चाहिए। एक शिक्षक को अपने जो बालक है उनका अगर विश्वास जीतना है तो उनका पहले क्या बनना चाहिए दोस्तों, मित्र बनना चाहिए।
अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। छात्रों में किसका विकास आपकी दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण है? आपको बताना है छात्रों में किस गुण का विकास करने से मतलब उसका सर्वांगीण विकास हो सकता है, ये आपको बताना है। यदि छात्रों में काम के प्रति लगन पैदा हो तब। ऑप्शन बी है धर्मानुराग, ऑप्शन सी है दोस्तों श्रम का महत्व, और ऑप्शन डी आपके सामने है आत्मविश्वास। जल्दी से बताना है दोस्तों, कमेंट करिए कि आपको छात्र में किसका विकास करना सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। दोस्तों एक अध्यापक की तरीके से सोच के बताना है कि छात्र में किस गुण का विकास सबसे अधिक जरूरी है। जी दोस्तों, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है आत्मविश्वास। क्योंकि दोस्तों यदि एक बालक के अंदर आत्मविश्वास पैदा हो जाएगा तो दोस्तों वो कभी भी किसी भी चीज़ से नहीं डरेगा और अपना 100% देने की कोशिश करेगा, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में जाए। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से किसने कहा था प्रेरणा छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है? दोस्तों ये कथन से संबंधित प्रश्न आ रखा है, और दोस्तों आपका जो पेपर आएगा उसमें कथन संबंधी प्रश्न भी आते हैं, कथन से, सहायक सामग्री से। ये एकदम मिक्स पेपर आपके लिए बनाया गया है दोस्तों, ठीक है। इसको आपको जरूर पढ़ना है, शेयर करना है और रिवीजन करते रहना है, तभी आप इनको सही कर पाएंगे। कथन क्या है दोस्तों? प्रेरणा छात्र में रुचि उत्पन्न करने की एक कला है। आप जब मनोविज्ञान पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि उसमें कथन से रिलेटेड कई प्रश्न आते हैं कि किस मनोवैज्ञानिक ने क्या कथन दिया, क्या परिभाषा दी, ठीक है। तो जल्दी से बताना है आपको ये परिभाषा किसने दी थी। ऑप्शन ए है आपका थॉमसन, ऑप्शन बी है रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी है मेकाले और ऑप्शन डी है कोठारी। जल्दी से कमेंट करके बताइए दोस्तों, प्रेरणा छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है, ये किसने कही थी? जी दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर ए थॉमसन। याद रखना है आपको, थॉमसन ने बताया था, ये रुचि के टॉपिक में उन्होंने बताया था कि प्रेरणा जो है वो रुचि उत्पन्न करने की क्या है दोस्तों, एक कला है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका, कठिन शब्दों का अर्थ समझाने का व्यवहारिक ढंग है। कठिन शब्द है उसको आपको बच्चों को समझाना है, और किस व्यवहार से, किस ढंग से आप उनको समझाएंगे। ऑप्शन ए है उनका पर्यायवाची शब्द बताना। कोई कठिन शब्द आ गया मान लीजिए और उसका अर्थ बालकों को नहीं आ रहा है, तो आप उससे उसका पर्यायवाची शब्द बता दीजिए जिससे बालक परिचित हो और वो उससे समझ जाए। ऑप्शन बी है उनको वाक्य में प्रयोग करके बताना। जैसे लोकोक्ति मुहावरों में आपने बचपन में पढ़ा होगा कि लोकोक्ति और मुहावरों को अपन वाक्य में प्रयोग करके बताते थे। ऑप्शन सी है इसका विलोम शब्द बताना। विलोम शब्द भी बता सकते हैं कि देखो जैसे कोई शब्द नहीं समझ में आ रहा है तो इसका उल्टा ये है, ठीक है। और या फिर ऑप्शन नंबर डी ये सभी। आप किसी कठिन शब्द को समझा रहे हैं तो आप बताइए इसमें से कौन सा उत्तर सबसे सही माना जाएगा। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है ये सभी, ठीक है। आप जब छोटी क्लासों में पढ़ते थे तब आप देखते थे कि पीछे एक है ना टेबल बनी आती थी, उसमें एक समानार्थी शब्द लिखे आते थे, इस शब्द का विलोम शब्द पूछा जाता था, ठीक है। विलोम शब्द भी लिखे आते थे कि ये जो शब्द है इसका विलोम शब्द ये है। उनका अर्थ यही है कि जो छात्र है उसमें कठिन शब्दों को आसानी से समझा जा सके कि इसका उल्टा ये होता है तो इसका उल्टा ये हो जाए। विलोम शब्द है वाक्य में प्रयोग करके अपन मुहावरे लोकोक्तियाँ पढ़ते थे, ठीक है। ये अपने बचपन का एक व्यवहारिक अनुभव है जिसको अपन को शिक्षा मनोविज्ञान के अंदर उतारना है, और तभी अपन इसमें एक अच्छा नंबर ला सकेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, जी दोस्तों बात मत करिए और अच्छे से पढ़ाई करिए। शिक्षा संस्कृति का परिरक्षण ही नहीं करती वरन उसको, ठीक है। शिक्षा संस्कृति का ही परिरक्षण नहीं करती वरन उसको, मतलब संस्कृति के बारे में शिक्षा की क्या विचार है ये आपको बताना है, ठीक है। शिक्षा संस्कृति के लिए क्या क्या करती है, एक तो परिरक्षण करती है और साथ ही साथ में ऑप्शन नंबर ए है समृद्ध भी बनाती है, ऑप्शन नंबर बी लोकरंजन भी बनाती है, ऑप्शन नंबर सी है आपका आध्यात्मिक बनाती है, ऑप्शन नंबर डी है परिभाषित भी करती है। आपको बताना है संस्कृति के क्षेत्र में शिक्षा की क्या भूमिका है दोस्तों। जल्दी से बताइए कमेंट करके। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, भाषा बहुत ही अच्छी है इस प्रश्न की। जी दोस्तों जल्दी से कमेंट करिए।
जी दोस्तों, आपको अभी भी बहुत ही ज़रूरी है कि आप शिक्षण मनोविज्ञान को बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ें, तभी आपके अच्छे नंबर आ पाएंगे। इसका सही उत्तर है समृद्ध भी बनाती है। ठीक है, शिक्षा जो है वो संस्कृति को क्या बनाती है दोस्तों, समृद्ध भी बनाती है। अब देखिए, गांधी जी के बारे में प्रश्न आया है कि गांधी जी की बेसिक शिक्षा का उद्देश्य बालक को, गांधी जी ने एक सिद्धांत दिया था, एक परिभाषा दी थी, वो थी बेसिक शिक्षा। ठीक है, या फिर नैतिक शिक्षा भी अपन इसको बोलते हैं, कि गांधी जी ने जो नैतिक शिक्षा का उद्देश्य बताया था वो बालक को क्या होना चाहिए। आपके ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर अब दिख रहे होंगे कि ज्ञान का सागर बनाता था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों, अहिंसा और सत्य का पाठ पढ़ाना था। या फिर दोस्तों, समाज की आवश्यकताओं के अनुरूप ढालना था। या फिर दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी है आपका, सत्य का साक्षात्कार करना था। जल्दी से कमेंट करके बताना है दोस्तों। अब एक शब्द आया है नैतिक शिक्षा, है ना, नैतिक शिक्षा गांधी जी ने दी थी, ये भी ध्यान रखना। नैतिक शिक्षा का जो सिद्धांत है वो किसने दिया था, गांधी जी ने दिया था, महात्मा गांधी जी द्वारा दिया गया था। और नैतिक शिक्षा से आप सभी जानते हैं, नैतिक शिक्षा का उद्देश्य बालक में सामाजिक गुणों का विकास करना है। तो दोस्तों, आप जानते हैं ऑप्शन नंबर सी में ही आपको समाज दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों, मनोविश्लेषण विचारधारा का प्रमुख प्रवर्तक किसे माना जाता है। दोस्तों, एक सिद्धांत के बारे में पूछा गया है, मनोविश्लेषण विचारधारा के प्रमुख प्रवर्तक कौन है, आपको बताना है किसे माना जाता है। मन नहीं है, ये माना है। ठीक है, ये माना है। अब आपको बताना है ऑप्शन नंबर ए क्या है। ऑप्शन नंबर ए है कर्नेल होर्नी, ऑप्शन नंबर बी है आपका थॉर्नडाइक, ऑप्शन नंबर सी है फ्रोबेल, और ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों सिगमंड फ्रायड। आपको जल्दी से बताना है कि मनोविश्लेषण का जो सिद्धांत था वो किसने दिया था। ठीक है, मनोविश्लेषण का सिद्धांत किसने दिया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। रीट की हाल ही परीक्षा में, जो कि पात्रता परीक्षा थी, उसमें भी इससे रिलेटेड प्रश्न आया था। तो दोस्तों ध्यान रखना, मनोविश्लेषण विचारधारा का जो सिद्धांत था वो किसने दिया था, सिगमंड फ्रायड ने। किसने दिया था दोस्तों, सिगमंड फ्रायड ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। शिक्षण में भिन्न भिन्न शिक्षण विधि का प्रयोग करने से क्या क्या होता है। आप एक शिक्षक हैं और आप अलग अलग शिक्षण विधियों से बालकों को पढ़ा रहे हैं, तो उससे क्या होता है दोस्तों, उसका क्या फ़ायदा है, ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए है, जल्दी से बताइए दोस्तों, कमेंट करिए, पढ़िए। छात्रों का ध्यान केंद्रित रहता है, अलग अलग शिक्षण विधि का प्रयोग करते हैं तो बालकों का ध्यान क्या रहता है दोस्तों, केंद्रित रहता है। ऑप्शन नंबर बी है, छात्रों को भली भांति प्रकार से समझ आता है। अलग अलग प्रकार के आपके विद्यालय में आपके विद्यार्थी होंगे। ठीक है, हो सकता है कि किसी को कोई सी विधि से समझ में आता है, किसी को उदाहरणों से समझ में आए, किसी को रटने से समझ में आए। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी है आपका ये। ऑप्शन नंबर सी है, कक्षा में पढ़ाई रोचक बनी रहती है। अलग अलग शिक्षण विधियों में आप पढ़ाई को रोचक भी बना सकते हैं। और ऑप्शन नंबर डी है आपका ये सभी। तो आप सभी जानते हैं इसमें ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ये सभी उत्तर एकदम सही है। अगला प्रश्न है दोस्तों, शिक्षक को कक्षा शिक्षण के दौरान इस बात का पूरा ध्यान रखना चाहिए कि, आप एक शिक्षक हैं और आप किसी कक्षा में पढ़ा रहे हैं, तो आपको किस बात का ध्यान रखना चाहिए। ऑप्शन ए है आपका, छात्र प्रसन्नता पूर्वक पढ़े। किस पूर्वक पढ़े, प्रसन्नता पूर्वक पढ़े। ऑप्शन बी है आपका, पाठ पढ़ने का कार्य पीरियड के समय में पूरा हो। जो आप पाठ पढ़ रहे हैं वो जो क्लास का जो समय बांधा गया है, पीरियड का जो टाइम बांधा गया है, उसी में पूरा हो। ऑप्शन नंबर सी है आपका, पाठ्य के उद्देश्य पूर्ण हो। देखिए दोस्तों, जब आपके पाठ्य के उद्देश्य पूर्ण हो जाएंगे मतलब आप शिक्षण एक अच्छी तरीके से करवा रहे हैं। तो जब ये ऑप्शन आ रहा है तो ये बेसिकली यही है कि यही उत्तर इसका रहने वाला है। यदि आप पाठ के उद्देश्य को पूरा कर रहे हैं मतलब आप एक अच्छा शिक्षण बालकों के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर सी। अगली तरफ आगे चलते हैं दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों, कक्षा शिक्षण के दौरान आप छात्रों से कैसे प्रश्न पूछेंगे। आप कक्षा में पढ़ा रहे हैं तो आप छात्रों से किस प्रकार के प्रश्न पूछेंगे, आपको जल्दी से बताना है दोस्तों। जिन्होंने दोस्तों पिछली क्लासें नहीं देखी है, हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप ज़रूर जाके देखिए, जिससे आपको बहुत ही अच्छा फ़ायदा रहने वाला है। शिक्षण अभिरुचि के वीडियो देखते रहिए, प्रश्न देखते रहिए, कैसे प्रश्न आते हैं, कैसे इनका उत्तर देने हैं, आप बहुत ही अच्छा स्कोर करके आएंगे दोस्तों, ये हमारा वादा है।
तो दोस्तों जल्दी से बताना है किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्नोत्तरी से संबंधित ये प्रश्न पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर ए है आपका, पहले पढ़ाए गए पाठों से संबंधित आप कक्षा में पढ़ा रहे हैं और जो पाठ आपने पढ़ा दिया उससे संबंधित प्रश्न उत्तर पूछेंगे। ऑप्शन नंबर बी है, उस पाठ से संबंधित प्रश्न पूछेंगे जो उस समय पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, यदि आप कोई पाठ पढ़ा रहे हैं और उससे संबंधित प्रश्न पूछेंगे। ऑप्शन सी है, बालक के पूर्ण ज्ञान से संबंधित, बालक का जो पूर्ण है, पूर्ण नहीं है यहाँ पर, पूर्व ज्ञान है ना, बालक का पूर्व ज्ञान से संबंधित प्रश्न पूछेंगे। और ऑप्शन नंबर डी है आपका, उपरोक्त सभी। जल्दी से बताना है दोस्तों, ये पूर्ण नहीं है, पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान वो होता है जो कि आपको पहले से पता हो, मतलब बालक को जो पहले से पता हो उससे संबंधित प्रश्न पूछेंगे क्या। ऑप्शन नंबर डी है, उपरोक्त सभी। जल्दी से कमेंट करिए जी दोस्तों, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो होगा उपरोक्त सभी। आप एक कक्षा में पढ़ा रहे हैं तो आपको जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं उससे भी संबंधित प्रश्न पूछने चाहिए, जो बालकों ने पहले सीखा है उससे भी संबंधित प्रश्न पूछने चाहिए, और जो अब पढ़ा रहे हैं, ठीक है, उससे संबंधित प्रश्न भी आपको पूछने चाहिए, मतलब उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है दोस्तों, बहरों के लिए शिक्षा व्यवस्था के क्षेत्र में किसका नाम उल्लेखनीय है। ठीक है, बहरों, जो बहरे होते हैं जिनको कान से सुनाई नहीं देता, ठीक है, तो उनके लिए किसका जो योगदान है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आपको बताना है। पहला ऑप्शन है एनी बेसेंट, ऑप्शन बी है आपका मारिया मोंटेसरी, ऑप्शन सी है आपका विलियम जोन्स, और ऑप्शन डी है आपका हेलन केलर। ठीक है, तो दोस्तों ध्यान रखना, बहरों के लिए जो शिक्षा में सबसे ज़्यादा योगदान है वो किसका रहा है, हेलन केलर का रहा है। आपको ये नाम याद रखना है और इम्पोर्टेंट लगा लीजिए, एक नोटबुक के ऊपर लिख लीजिए। ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि जो बहरे लोग हैं उनके लिए सबसे ज़्यादा जो योगदान था शिक्षा के क्षेत्र में वो किसका था, हेलन केलर का। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों, शिक्षक की कथनी और करनी में भेद नहीं होना चाहिए, यह कथन किसका है। कथन से संबंधित प्रश्न है दोस्तों, जल्दी से बताना है कि एक शिक्षक की कथनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए। जो शिक्षक खुद बालकों को शिक्षा देता है पहले उसे वही शिक्षा अपने जीवन में भी अपनानी चाहिए, इसीलिए यह कथन दिया गया था। जल्दी से बताना है किसने कहा था, रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन बी है दोस्तों महात्मा गांधी, ऑप्शन सी है दोस्तों जाकिर हुसैन, और डी ऑप्शन है मदन मोहन मालवीय। जल्दी से बताना है आपको कि शिक्षक की कथनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए, भेद नहीं होना चाहिए, ये कथन किसने दिया था दोस्तों। जी दोस्तों, इसका जो सही उत्तर है वो होगा महात्मा गांधी। अगला प्रश्न, एक प्रभावी संसूचक के रूप में आप सबसे पहले निम्न कदमों में से किस पर विचार करेंगे। एक प्रभावी संसूचक के रूप में आप एक शिक्षक हैं, ठीक है, तो सबसे पहले किस माध्यम पर विचार करेंगे आपको बताना है। ऑप्शन ए है आपका संचार माध्यमों का चयन, ऑप्शन बी है मूल्यांकन प्रक्रिया की योजना बनाना, ऑप्शन सी है संचार के उद्देश्य निर्दिष्ट करना, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, एक प्रभावी संसूचक वही आपकी जो सहायक सामग्री है उसका ही प्रश्न पूछा गया है दोस्तों, तो आपको बताना है इसका सही उत्तर क्या होने वाला है दोस्तों। जी दोस्तों, इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा संचार के उद्देश्य निर्दिष्ट करना, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट उत्तर रहने वाला है दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, कक्षा के भौतिक वातावरण को बेहतर बनाने के लिए निम्न में से किसे महत्व दिया जाना चाहिए। दोस्तों जल्दी से बताना है, भौतिक वातावरण को बेहतर बनाना है तो आपको किस बात पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना जरूरी है। वायु प्रदूषण पर नियंत्रित, ध्वनि प्रदूषण पर रोकथाम, अगला ऑप्शन है आपका उपयुक्त दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आप जानते ही हैं दोस्तों कि यदि कोई सा भी प्रदूषण है तो उसकी रोकथाम और उस पर जो नियंत्रण है वो पाना जरूरी है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम सही रहने वाला है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, उपयुक्त दोनों। अगला प्रश्न है दोस्तों, कारगर शिक्षण कुल मिलाकर किस प्रकार यह है। आपको बताना है कि कारगर जो शिक्षण है वो किस प्रकार का शिक्षण है। अध्यापक की विद्वानता, ऑप्शन बी है अध्यापक की ईमानदारी, ऑप्शन सी है दोस्तों अध्यापन व्यवसाय के प्रति अध्यापक की रुचि, या फिर उपयुक्त सभी। ये सभी इसके उत्तर है दोस्तों। जल्दी से बताइए, कारगर जो शिक्षण है, आप इस पर भी अंडरलाइन कर लीजिए, कारगर शिक्षण कहाँ महत्वपूर्ण है या फिर किससे संबंधित है, तो जल्दी से कमेंट करके बताइए दोस्तों।
जी दोस्तों, जिन्होंने पिछले कुछ सालों से पीटीटी की तैयारी कर रहे हैं उन्हें इस प्रश्न का उत्तर आना चाहिए, और जो भी फ्रेशर हैं उन्हें ये नोट डाउन कर देना चाहिए। जैसे कोई नया प्रश्न आता है, कोई सिद्धांत से प्रश्न आता है या किसी कथन से प्रश्न आता है, उनको वो लिखना चाहिए, जिससे क्या हो सके दोस्तों, आप परीक्षा के टाइम पे उसका पुनर्रिवीजन कर सकें और जल्दी से जल्दी, मतलब 1 घंटे के अंदर आप पूरी जो शिक्षण अभिरुचि है उसको रिवाइज कर सकेंगे, जब यदि आप इन सभी को लिखते चले जाएंगे। ठीक है, तो जल्दी से बताना इसका क्या उत्तर होगा। तो उपयुक्त जो ये ऑप्शन नंबर सी है, अध्यापन व्यवसाय के प्रति अध्यापक की रुचि, ये इसका एकदम सही उत्तर रहने वाला है। ठीक है, आपको बताना है। अगला प्रश्न जो है, एक कॉलेज की अध्यापिका वास्तव में विद्यार्थियों की सहायता करती है यदि वह, एक कॉलेज की अध्यापिका के रूप में वो विद्यार्थियों की किस प्रकार की सहायता करती है यदि वह, ऑप्शन ए है आपका, कक्षा में बालकों को नोट्स लिखवाती है, ऑप्शन बी है पाठ्यक्रम समय से पूर्व पूरा करा देती है, ऑप्शन सी है मूल्यांकन में निष्पक्ष है, और ऑप्शन डी है दोस्तों विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करती है। एक कॉलेज में आप पढ़ा रहे हैं और आप एक अच्छा शिक्षक या शिक्षिका बनना चाहते हैं, तो आप में कौन सा गुण होना अनिवार्य है दोस्तों। देखिए दोस्तों, नोट्स लिखवाना सभी टीचर लिखवाते हैं, पाठ्यक्रम समय से पूर्व करा सकती है, ये भी उत्तर हो सकता है। मैंने पहले ही बताया था, एक ही प्रश्न के 3 उत्तर होते हैं, लेकिन जो सबसे सही उत्तर पीटीटी में जो माना गया है, उन्हीं प्रश्नों के उत्तरों को लेकर अपन इनको चर्चा कर रहे हैं। एक शिक्षक होने की बात, पाठ्यक्रम समय से पूर्व कराती है, ये भी उसका अच्छा गुण है। मूल्यांकन में निष्पक्ष रहती है, ये भी अच्छा गुण है। मतलब ये दोनों भी उत्तर हो सकते हैं। और ऑप्शन नंबर डी है विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करती है। यदि एक शिक्षक बालकों में जिज्ञासा का गुण पैदा कर देती है तो वो सबसे अच्छा गुण माना जाएगा। अर्थात मेरे हिसाब से इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, यदि बालकों में जिज्ञासा पैदा कर देता है एक अध्यापक, तो फिर दोस्तों उससे अच्छा हो ही क्या सकता है। ठीक है, चलते हैं आगे। कक्षा नायक अर्थात मॉनिटर, जिसको आप बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है, मॉनिटर का चयन करते समय अध्यापक को किस बात का ध्यान रखना चाहिए। ऑप्शन ए है दोस्तों छात्र की बौद्धिक क्षमता का, ऑप्शन बी है छात्र की अनुशासन के प्रति निष्ठा को, ऑप्शन सी है अन्य छात्रों की पसंद को, ऑप्शन डी है छात्र की शैक्षिक उपलब्धि को। आपको मॉनिटर का चयन करना है, कक्षा नायक का चयन करना है, तो आप किस गुण को देखकर किसी कक्षा में मॉनिटर का चयन करेंगे, आपको जल्दी से बताना है दोस्तों। जल्दी से कमेंट करिए। जी दोस्तों, इसका जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर बी, छात्र की अनुशासन के प्रति निष्ठा को। आपको कक्षा में मॉनिटर चुनना है, और मॉनिटर का कार्य क्या होता है, कक्षा में अनुशासन बनाए रखना। इसीलिए इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा, छात्र की अनुशासन के प्रति निष्ठा को। ठीक है, अर्थात अब आपको कभी भी छात्र नायक दिख जाए और जिस ऑप्शन में अनुशासन है वही उसका सही उत्तर रहने वाला है दोस्तों। अगला बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, ये आपको बताना है, इसका उत्तर जल्दी से कमेंट करिए, पढ़िए इसको। भारतीय समाज के परिप्रेक्ष्य में शिक्षण एक चुनौती से भी अधिक है। आपको बताना है क्यों। धर्मांतरण व विवेकहीनता के कारण, सांप्रदायिक द्वेष के कारण, जाति विभेद के कारण, या फिर ये सभी। आपको जल्दी से कमेंट करके बताना है दोस्तों। एक शिक्षक बनने चाह रहे हैं आप, तभी बीएड कर रहे हैं, ठीक है, बीएड और पीटीटी की एग्ज़ाम देकर ही आप क्या कर पाएंगे, बीएड कर पाएंगे। तो जल्दी से बताना है आपको, एक शिक्षक बनना है आपको, लेकिन शिक्षण में एक चुनौती जो है समाज के परिप्रेक्ष्य में, शिक्षक की जो समाज में स्थिति है उसको आपको बताना है, क्या चुनौतियां आपको समाज से देखने को मिलती है। जी दोस्तों, इसका जो सही उत्तर रहने वाला है वो होगा उत्तर नंबर, ऑप्शन नंबर आपका ए। ठीक है, धर्मदंता या फिर विवेकहीनता के कारण। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको आज की क्लास बहुत ही पसंद आई होगी, और आप अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर करेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं, वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें। यदि आपको पीटीटी और बीएसटीसी 2023 की तैयारी करनी है तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए। चैनल पर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं, और जिससे आपको सभी जो क्लासें हैं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ठीक है, धन्यवाद।